वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो इंग्लिश का मॉडल पेपर 5 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों जो आज का जो पहला सवाल है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक पैसेज दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं, टोटल 6, उनके हमें आंसर करने हैं। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद इंस्पायरिंग personality was well known both in India and America during the last decade of the 20th century। यानी जो स्वामी विवेकानंद का प्रेरक व्यक्तित्व था 20वीं सदी के अंतिम दशक में भारत और अमेरिका दोनों में ही वो क्या थे, बहुत प्रसिद्ध थे। द अननोन monk of India suddenly leapt into at the Parliament of Religious in Chicago in 1983 at which he represented Hinduism। यानी यहाँ पर बोला गया है कि भारत के इस अज्ञात सन्यासी ने 1893 में शिकागो में धर्म संसद में अचानक छलांग लगा दी, जिसमें उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था किसका, हिंदू धर्म का। His vast knowledge of Eastern and Western culture as well as his deep spiritual insight, fervid eloquence, brilliant conversation, broad human sympathy, colorful personality and handsome figure made a irresistible appeal to the many types of Americans who came in contact with him। तो यहाँ पर बोला है कि पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति के बारे में उनका विशाल ज्ञान, साथ ही उनकी गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि, जोशीली वाक्पटुता, शानदार बातचीत, व्यापक मानवीय सहानुभूति, रंगीन व्यक्तित्व, सुंदर आकृति ने उनके संपर्क में आने वाले कई तरह अमेरिकियों को अपनी ओर क्या किया था, आकर्षित किया था। पीपल हु सो और हियर्ड विवेकानंद इवन वंस still cherish his memory after a lapse of more than half a century। जिन लोगों ने विवेकानंद को एक बार ही सुना या देखा था वे आधी सदी से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उनकी यादों को सजोए हुए थे। तो बच्चों ये हमारा जो एक पैसेज था ये स्वामी विवेकानंद के ऊपर था, जिन्होंने 1893 के अंदर शिकागो के अंदर एक संसद के अंदर एक रिलीजियस यानी धार्मिक एक सभा हुई थी, जिसके अंदर उन्होंने जो हमारा हिंदू धर्म है उसके बारे में प्रतिनिधित्व किया था। और यहाँ पर बताया गया है कि चाहे उत्तर की बात करें चाहे दक्षिण की बात करें, यानी अमेरिका के जितने भी लोग थे उनको एक बार उनके भाषण को सुन लिया तो मक्तबुद हो गए। तो यहाँ पर हमें इसके बेस पर जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर करने हैं। पहला सवाल बोला है स्वामी विवेकानंद हेड, यानी स्वामी विवेकानंद क्या थे, एन इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, यानी एक प्रेरक व्यक्तित्व के धनी थे। वेयर वॉज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस हेल्ड, यानी ये सभा कहां पर हुई थी, तो ये शिकागो के अंदर हुई थी। विच रिलीजन डिड स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंट इन अमेरिका, तो हिंदुइज्म की बात की गई थी यानी हिंदू धर्म के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज डिड विवेकानंद हेड, यानी विवेकानंद के पास कौन कौन सी क्वालिटीज थी, तो वास्ट नॉलेज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर, ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी, कलरफुल पर्सनैलिटी, ऑल ऑफ द अबाउ। तो बच्चों उसके अंदर सारी चीजें एक ही आदमी के अंदर थी कि जो पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति था उसका ज्ञान था, मानवीय की सहानुभूति थी, रंगीन व्यक्तित्व के धनी थे, ये सारी चीजें एक ही आदमी के अंदर विद्यमान थी। अगला है चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज आर्डेंट, यानी यहां पर बताना है कि आर्डेंट यानी बच्चों इसका मतलब होता है उत्साही, तो हमें इसके जैसा ही यानी इसका सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द बताना है। तो क्या होगा बच्चों इसका, अगर हम बात करें तो यहां पर होगा हमारा फरविड, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा उग्र आदमी। ये तो उत्साही हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उग्र आदमी। अगला है चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज इन इनेप्टनेस, यानी यहां पर बात किसकी की जा रही है बच्चों, अयोग्यता। इनेप्टनेस यानी क्या होता है, अयोग्यता। तो इसका हमें क्या बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो बच्चों यहां पर हो जाएगा इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि। ये बच्चों हमारा जो पहला पैसेज था ये हमने पढ़ लिया। अब दूसरा एक और पैसेज दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। चलो इसको भी देख लेते हैं, इसके किसके बारे में है और किस प्रकार के आंसर हमें करने हैं। वेरी फ्यू पर्सन नो हाउ टू रीड, यानी बहुत कम लोग हैं जो पढ़ना जानते हैं। Considerable experience with literature is needed before test and discrimination can possibly be to acquired, and without these it is almost impossible to learn how to read।
यानी साहित्य के साथ काफी अनुभव होना चाहिए। स्वाद और विवेक प्राप्त करने से पहले इन दोनों की आवश्यकता होती है और उनके बिना पढ़ना सीखना असंभव है। आई से यानी मैं कहता हूं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यानी लगभग क्या है, असंभव है। सिंस देयर आर सम रेयर मैन हु दो ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी instinct are able to read very well even before reaching the age of 25 years। यानी यहां पर बोला है कि मैं कहता हूं लगभग असंभव, क्योंकि कुछ विरल व्यक्ति होते हैं जो एक तरह की विरासत में मिली साहित्यिक प्रवृत्ति के कारण 25 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही बहुत अच्छा पढ़ने में सक्षम होते हैं। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस, लेकिन ये बहुत बड़े अपवाद है। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज, यानी यहां पर बोला गया है कि मैं औसत लोगों की ही बात कर रहा हूं। फॉर द रीड द करेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस। यहां पर बात की जा रही है क्योंकि पाठ के अक्षरों को पढ़ने का मतलब सही अर्थों में पढ़ना नहीं है। यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ रीडिंग वर्ड्स और करेक्टर्स ऑटोमेटिकली इवन pronunciating them quite correctly while your minds are occupied with a totally different subject। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अक्सर खुद की शब्दों या अक्षरों को अपने आप पढ़ते हुए पाएंगे, यहाँ तक कि उनका उच्चारण भी बिल्कुल सही कर पाएंगे, जबकि आपका दिमाग किसी बिल्कुल अलग विषय के बारे में लगा हुआ होगा। द मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग बिकम altogether automatic at an early period of life and can be performed irrespective of attention। यहाँ पर बात की जा रही है कि पढ़ने की यह प्रक्रिया जीवन के शुरुआती दौर में पूरी करने से स्वचालित हो जाती और ध्यान की परवाह किए बिना इसे किया जा सकता है। Neither can I call it reading to extract the narrative or portion of the text from the rest, sympathy for one's personal amusement, or in other words to read a book for the story। बच्चों यहां पर बोला जा रहा है कि नहीं मैं इसे केवल अपने निजी मनोरंजन के लिए पाठ के कथात्मक हिस्से को बाकी हिस्सों से अलग करना या दूसरों में कहानी के लिए किताब पढ़ना कह सकता हूं। अगला बोला है यू मोस्ट ऑफ द रीडिंग दैट इज डन इन द वर्ल्ड इज डन इन एग्जैक्टली हिज वे। तो यहां पर बोला जा रहा है कि फिर भी दुनिया में जो पढ़ा जाता है उसका ज्यादातर हिस्सा ठीक इसी तरह से पढ़ा जाता है। Thousands and thousands of books are bought every year, every month, I might even say every day by people who do not read at all। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हर साल हर महीने में मैं कह सकता हूं कि हर दिन हजारों किताबें ऐसे लोगों द्वारा खरीदी जाती है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। They only think that they read, यानी वे सिर्फ उन्हें लगता है कि वे पढ़ते हैं। They buy books just to amuse themselves, यानी वे केवल किताबें किस लिए खरीदते, वे अपने मनोरंजन के लिए किताबों को क्या करते हैं, खरीदते हैं। टू किल टाइम एज दे कॉल इट इन 1 hour or 2 their eyes have passed over all the pages and there is left in their minds a vague idea or two about what they have been looking at and this they really believe is reading। नहीं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो समय काटने के लिए जैसे ही वे इसे कहते हैं कि 2 घंटों में उनकी नजरें सभी पन्नों पर से गुजर जाएगी और उनके दिमाग में यह 2 अस्पष्ट विचार रह जाते हैं कि वे क्या देख रहे हैं। नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड हैव यू रीड सच ए बुक और टू हियर समबडी से आई हैव रीड सच एंड सच ए बुक। और वास्तव में यह मानते हैं कि यही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आम बात कुछ नहीं है कि उनसे पूछा जाए क्या आपने पढ़ा है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा ये पूरा पैसेज है इससे पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर बुकों के बारे में बताया गया है कि कुछ लोग होते हैं जो बुकें खरीद लेते हैं लेकिन उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। उन्होंने जो पेज देखे हैं उनको लगता है कि उन्होंने सब पढ़ लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। चलो अब हम इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। पहला है हु अकॉर्डिंग टू ऑथर नो हाउ टू रीड, यानी लेखक यहाँ पर बोला जा रहा है
जो पहला क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि लेखक के अनुसार कौन पढ़ना चाहता है, तो बच्चों यहाँ पर होगा वेरी फ्यू पर्सन्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर नो हाउ टू रीड, यानी लेखक के अनुसार बहुत ही कम लोग हैं जो क्या है पढ़ना जानते हैं। विच लीडर इज द ऑथर स्पीकिंग अबाउट, यानी लेखक ने किन पाठकों की बात कर रहा है। द ऑथर इज स्पीकिंग अबाउट एवरेज रीडर्स, यानी यहाँ पर लेखक है वो औसत पाठकों के बारे में ही बता रहा है। होम इज दिस पैसेज अबाउट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि ये गद्यांश किसके बारे में है। दिस पैसेज इज अबाउट रीडर्स, यानी जो लोग पढ़ते हैं उनके बारे में है, यानी जो पाठक है उनके बारे में ये गद्यांश बताया गया है। व्हाट इज नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबल टू बी एक्वायर्ड, पॉसिबल बी एक्वायर्ड, यानी जीवन के प्रारंभिक काल में पढ़ने की क्रियाविधि क्या है। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर इज नीडेड फॉर दैट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि इसके लिए साहित्य का पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है। What is the mechanism of reading at an early period of life, यानी जीवन के प्रारंभिक काल में पढ़ने की क्रियाविधि क्या है। At an early period of life the mechanism of reading is this, that we shall find ourselves reading words while our attention is occupied with a totally different subject, यानी जीवन के प्रारंभिक काल में पढ़ने की प्रक्रिया यह होती है कि हम स्वयं को शब्द पढ़ते हुए पाते हैं जबकि हमारा ध्यान किसी बिल्कुल भिन्न विषय पर लगा हुआ होता है। हाउ इज मोस्ट ऑफ द रीडिंग डन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि अधिकांश पढ़ाई कैसे की जाती है। तो मोस्ट ऑफ द रीडिंग इज डन टू रीड ए बुक फॉर द स्टोरी जस्ट टू गेट ए वेज आइडिया, यानी यहाँ पर अधिकांश पढ़ाई किसी पुस्तक की कहानी के लिए पढ़ने के लिए की जाती है ताकि उसका एक स्पष्ट विचार प्राप्त हो सके। हाउ आर सम रेयर मैन एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, तो यहाँ पर बोला गया है कि कुछ दुर्लभ पुरुष है, यानी बहुत ही कम लोग हैं जो 25 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही बहुत अच्छी तरह से पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। दो ए काइंड ऑफ लिटरेरी इंस्टिंक्ट दे आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, यानी अधिकांश इस प्रकार की साहित्य प्रवृत्ति के कारण वे 25 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी एंटरटेनमेंट, यानी यहाँ पर बात हो रही है बच्चों, इसका मतलब होता है मनोरंजन। एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन, इसका हमें सिमिलर वर्ड बताना है यानी समानार्थी सिनोनिम्स बताना है। तो बच्चों यहाँ पर होगा अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर मनोरंजन। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो एंटरटेनमेंट है इसका सिमिलर वर्ड होगा अम्यूजमेंट। अगला लिखा हुआ राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज आफ्टर, यानी हमें आफ्टर का उल्टा वर्ड बताना है। आफ्टर यानी क्या होता है बच्चों, बाद में या के बाद, के बाद। तो पहले क्या हो जाएगा बच्चों, बिफोर, यानी इससे पहले। तो बच्चों ये हमारा जो सेकंड नंबर का पैसेज था उसके बारे में हमने बड़ी आसानी से पढ़ने का प्रयास किया। चलो अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके बारे में भी देख लेते हैं। हमारा ये सेक्शन बी है राइटिंग। यू आर राकेश, यानी यहां पर बोला गया है कि आप क्या हो, यहां पर आपका नाम जो है वो क्या है बच्चों, राकेश है। यू बच्चों राकेश नहीं, यहां पर प्रकाश है। सेठिया लिविंग एट 128 व्यास कॉलोनी बीकानेर राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अबाउट इनसर्टेनरी कंडीशंस इन योर लोकेलिटी, यानी यहां पर बोला गया है कि आप क्या हो बच्चों, आपका जो नाम है वो क्या है, प्रकाश सेठिया है। यानी आपका नाम बताया गया है कि आप कौन हो, प्रकाश सेठिया हो। और साथ ही ये बोला गया है कि आप 128 व्यास कॉलोनी बीकानेर में रहते हो। राइट ए लेटर, यानी अपने इलाके में अस्वच्छता की स्थिति की शिकायत करने हेतु अपने शहर के जो नगर पालिका बोर्ड है यानी म्युनिसिपल बोर्ड है यानी नगर पालिका बोर्ड है उसको आपको क्या करनी है, कंप्लेन करनी है। बोर्ड को एक पत्र लिखना है कि आपके जो एरिया है, आपका जो इलाका है वहां पे अस्वस्थता की स्थिति है उसके बारे में आपको शिकायत करनी है। आपका नाम प्रकाश सेठिया है, आप 128 व्यास कॉलोनी बीकानेर में रहने वाले हो। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 128 व्यास कॉलोनी बीकानेर, फिर उसके बाद डेट लगा देंगे। किसको लिखना है, द चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड बीकानेर, यानी यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो आपका नगर पालिका का बोर्ड है बीकानेर वहां पे उनको आपको एक पत्र लिखना है। सब्जेक्ट हो जाएगा इन सैनिटरी कंडीशंस, यानी यहाँ पर बच्चों अस्वास्थ्यकर जो स्थितियां हैं उनके बारे में लिखना है। With due respect, I would like to draw your kind attention towards the insanitary conditions of our locality, यानी मैं आपका ध्यान हमारे मोहल्ले की गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।
द स्वीपर डज नॉट स्वीप द स्ट्रीट्स रेगुलरली, यानी जो सफाई कर्मचारी है नियमित रूप से गलियों की साफ सफाई या झाड़ू नहीं लगाते। हिज बिहेवियर इज नॉट मॉडेस्ट, यानी उनका जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। देयर आर हिप्स ऑफ रबिश एंड मड सोइल हियर एंड देयर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो लोग हैं उनका व्यवहार ठीक नहीं है, जगह जगह कूड़े कचरे और कीचड़ के ढेर लगे हुए हैं। साथ ही बोला है द ड्रेन्स आर ब्रोकन एट मेनी प्लेसेस, यानी यहाँ पर बच्चों बात की जा रही है कि नालियां हैं वो जगह जगह से टूटी हुई है। दे आर क्लॉग्ड ड्यू टू रबिश इन देम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उनमें कड़ा कचरा भरा होने के कारण वे जाम हो गई है। डर्टी वाटर कंटिन्यू टू फ्लो ऑन द रोड, यानी जो गंदा पानी है वो रोड पे बह रहा है। द स्ट्रीट्स हैव बिकम मडी, यानी जो हमारी गलियां हैं वो भी क्या हो गई है, गंदी हो गई है, कीचड़ से भर गई है। फिर बोला इट इज डिफिकल्ट इवन टू वॉक ऑन द फुट, यानी यहाँ पे पैदल चलने में भी कठिनाइयां हो रही है। कंटेजियस डिजीज कैन ब्रेक आउट, यानी बहुत सारी जो बीमारियां हैं, संक्रामक बीमारियां, कौन सी बच्चों, संक्रामक बीमारियां, वो भी क्या आ रही है, फैल रही है। आवर लाइफ इज हेलिस हियर, यानी हमारा जीवन है वो नर्क बन गया है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू विजिट आवर लोकेलिटी सम डे एंड सी द सिचुएशंस योरसेल्फ, यानी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप किसी दिन हमारे मोहल्ले में आए और यहाँ के हालात को देखें। प्लीज टुक इनटू द मैटर इमीडिएटली एंड डू द नीडफुल थिंकिंग योर्स फेथफुली प्रकाश सेठी, आपका कृपया मामले की तुरंत जांच करें और आवश्यक कार्रवाई करें। तो बच्चों ये आपका जो मोहल्ला है उसके अंदर जो गंदगी फैल रही है उसके बारे में आपको जो आपके नगर पालिका का जो चेयरमैन है उनको आपको एक लेटर लिखना था। इसके अंदर बच्चों और का सवाल और दे रखा है, उसके अंदर बोला गया है यू आर सरस्वती देवी, यानी आप कौन हो, सरस्वती देवी। राइट ए फॉर्मर ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट principalgss@gmail.com requesting you to arrange an online counseling on how to face board examination, यानी आप सरस्वती देवी है, आपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक औपचारिक ईमेल लिखना है, यानी फॉर्मल बच्चों औपचारिक ईमेल लिखना है जिसके अंदर आपको बताना है कि जो बोर्ड परीक्षाओं का सामना आप कैसे फेस कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक ऑनलाइन काउंसलिंग करवाने की जरूरत है। तो बच्चों यहाँ पर 2 लिखेंगे सबसे पहले, तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर नोट करनी है। उसके बाद सीसी यानी कार्बन को भी, यहाँ पर आपको कोई भी ईमेल नहीं दिया गया है कि आपको सीसी में किसको डालना है, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद है बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यहाँ पे भी आपको कुछ और के बारे में नहीं बताया गया है तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ना है। सब्जेक्ट आ जाएगा फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशंस, यानी बोर्ड परीक्षाओं का सामना कैसे करें, इस विषय पर आपको ऑनलाइन परामर्श की आवश्यकता हेतु। यहाँ पर आ जाएगा आपका मैडम बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर सेकेंडरी क्लासेस आर एट एंड स्टूडेंट्स आर इन एग्जामिनेशंस ब्लूज, please arrange in online counseling session on how to face board examinations. It will help us in रिपोजिंग कॉन्फिडेंस थिंकिंग योर्स ओबीडियंटली सरस्वती देवी, यानी माध्यमिक कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाएं क्या है, नजदीक है। छात्र किस में है, तनाव में है, यानी जो बच्चे हैं वो किस में है, एग्जामिनेशंस यानी पास में है। ऑनलाइन काउंसलिंग आपको क्या करनी है, करवानी है। कृपया बोर्ड परीक्षाओं का सामना कैसे करें इस पर ऑनलाइन परामर्श सत्र की आवश्यकता करें, इससे आप हमें आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी। तो आपको बच्चों आपके जो बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, आपको जब आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं तो आपको एग्जाम को कैसे फेस करना है, आपके अंदर क्या क्या मायूसनेस आती है उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बारे में आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है ईमेल के द्वारा और आपको इसके बारे में ऑनलाइन गाइडेंस की आवश्यकता है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है गया है बच्चों, ये भी हमारा जो सेक्शन बी है इसके अंदर भी हमें राइटिंग के ऊपर है। राइट एन स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन outlines in about 80 words, give the title and moral to it। तो बच्चों यहाँ पर old farmer, 4 sons, lazy, quarreling farmer, made them understand but no effect, called his sons to give to bundle of the sticks, advised no one can break, untied in the bundle, gave a stick, broke, thought action, release, left, quarreling। तो बच्चों यहाँ पर जो अगर हम बात करें, ये बोला गया है कि जो शक्ति है उसके बारे में बताया गया, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी संगठन ही क्या है बच्चों, शक्ति है। चलो देख लेते हैं, आपको ऊपर कुछ मीनिंग दे रखे हैं, उनकी आपको हेल्प लेके आपको एक क्या लिखना है बच्चों, स्टोरी लिखनी है। चलो पढ़ लेते हैं।
देयर वॉज ए ओल्ड फार्मर इन द विलेज, यानी एक गांव में एक बुढ़ा किसान था। ही हैड 4 सन्स, यानी उसके कितने पुत्र थे बच्चों? 4। दे ऑलवेज क्वार्ल्ड विथ वन अनदर, वो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे। ही वॉज वेरी सैड, यानी वह बहुत दुखी हुआ। ही थॉट ऑफ ए प्लान, यानी उसने एक विचार सोचा। वन डे ही बोट होम ए बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी एक दिन उसने क्या किया? लकड़ियों का एक गट्टा लेकर के घर आया। ही आस्क्ड हिज सन्स टू ब्रेक इट, यानी उसने अपने बच्चों को उसे तोड़ने को कहा। ईच बॉय ट्राइड टू ब्रेक इट बट नो वन कुड ब्रेक इट, यानी सभी ने, हर एक बच्चे ने क्या किया था? अपना प्रयास किया तोड़ने का, लेकिन कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया। नाउ अब द फादर ऑर्डर हिज सन्स टू यूनाइट द बंडल एंड ब्रेक द स्टिक्स 1 by 1, यानी यहां पर बोला गया है कि आप क्या करो बच्चों? इस बंडल को खोल के एक एक को तोड़ने का प्रयास करो। तो एवरी सन ब्रोक इट वेरी इजीली, यानी सभी पुत्रों ने जब उस बंडल को खोल दिया तो एक एक लकड़ी को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। तो नाउ द फादर सेड, यानी अब पिताजी ने कहा, इफ यू लिव यूनाइटेड लाइक द स्टिक्स, यानी अगर आप इन लकड़ियों के गट्टे की तरह अगर एक साथ रहोगे, संगठन में रहोगे, यू विल बी स्ट्रॉन्ग, नोबडी कैन हार्म यू, यानी आप किस में रहोगे? शक्ति में रहोगे, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। द सन्स लर्न अ लेसन, यानी बच्चों ने क्या सीखा? एक पाठ सीखा। दे डिसाइडेड टू लिव टुगेदर, यानी अब उन्होंने क्या करने का निश्चय किया? साथ में रहने का। दे नेवर क्वार्रेल्ड, यानी वो बाद में कभी भी नहीं लड़े, यानी उन्होंने साथ रहने का निश्चय किया, कभी भी नहीं झगड़े। तो इससे मोरल, यानी इससे हमें बच्चों ये शिक्षा मिलती है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता ही क्या है? एकता ही शक्ति है। और है इसके अंदर भी हमें एक कहानी और दे रखी है, पढ़ लेते हैं। ए किंग रॉबर्ट ब्रूस ड्राइवन आउट बाय द एनिमीज to regain kingdom, tries and tries again, fails, disappointed, leave home, hides in a cave, spider wants to reach the ceiling, falls every time, succeeds at last। रॉबर्ट ब्रूस एंड द स्पाइडर, यानी यहाँ पर जो कहानी है रॉबर्ट ब्रूस और स्पाइडर के बारे में है। वंस देयर वॉज ए किंग, यानी एक बार एक राजा था। हिज नेम वॉज रॉबर्ट ब्रूस, यानी उसका क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूस। अनलाइकली, यानी दुर्भाग्य से, द एनिमीज अटैक्ड हिज किंगडम एंड ड्रॉव हिम आउट, यानी दुश्मनों ने उसके राज्य पर हमला कर दिया और उसे बाहर निकाल दिया। ही लेफ्ट द किंगडम, उसने बाहर निकाल दिया, उसने राज्य छोड़ दिया। ही रेन अवे एंड हिड हिमसेल्फ इन ए केव, वह भाग गया और एक गुफा में छिप गया। केव यानी गुफा। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन टू रिगेन हिज किंगडम बट ऑल इन वेन, यानी उसने अपना राज्य वापस पाने के लिए बार बार कोशिश की, लेकिन सब क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, यानी वो बहुत निराश हो गया। देर ही सो ए स्पाइडर, यानी उसने एक मकड़ी देखी। इट वॉज ट्राइंग टू रीच द सीलिंग ऑफ द केव, यानी उसने एक मकड़ी देखी हुई गुफा की छत पर पहुंचने की क्या कर रही थी? कोशिश। इट फेल डाउन, वे नीचे गिर गई। इट अगेन ट्राई, उसने दोबारा कोशिश की। इट अगेन फेल डाउन, वो वापस नीचे गिर गई। इट ट्राइड अगेन एंड अगेन, वो बार बार कोशिश करती रही। एट लास्ट इट सक्सीडेड, यानी वह अंतिम में क्या हुआ? उसने सुरक्षा पाली, यानी वो ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गई। द किंग लर्न अ लेसन, यानी राजा ने उससे एक क्या सीखा? एक लेसन सीखा। वंस मोर द फाउट अगेंस्ट हिज एनिमी, यानी उसने वो बार बार क्या हो रही थी? मकड़ी नीचे गिर रही थी, तो राजा ने सबक सीखा कि एक बार फिर उसने अपने दुश्मन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दिस टाइम द किंग वोन द बैटल, ही गॉट बैक हिज किंगडम, यानी इस बार उसने क्या किया? लड़ाई जीत ली और अपना जो साम्राज्य था उसको वापस हासिल कर लिया। मोरल क्या है? ट्राई एंड ट्राई अगेन, यू विल सक्सीड एट लास्ट, यानी बार बार प्रयास करते रहो, अंत में तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसके अंदर हमें स्टोरी दे रखी थी, उसको हमें करना था। अगला है बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके अंदर हमें एक पैराग्राफ दे रखा है, चलो देख लेते हैं। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द पिक्चर्स गिवन बिलो, यानी यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी है, जिसके बेस पे हमें क्या करना है बच्चों? फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, यानी यहाँ पर बोला गया है, इसको देख करके हमें क्या करना है? एक निबंध लिखना है। तो यहाँ पर बोला क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, यानी यहाँ पर कुछ जो लाइनें बनी हुई है उनको हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। अगर आप पैदल चल रहे हो तो आपको किसका प्रयोग करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग। ट्रैफिक लाइट, अगर आप किसी वाहन या पैदल भी चल रहे हो तो आपको जो ट्रैफिक लाइट यानी सिग्नल्स है उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, यानी हमें क्या करना चाहिए? ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए, यानी फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स। चलो इसके बारे में हम एक पैराग्राफ देख लेते हैं। दिस पिक्चर इज अबाउट फॉलोइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, यानी यहाँ पर जो एक हमें पिक्चर दे रखी चित्र यातायात संकेतों का क्या करता है? पालन करने के बारे में बताया गया है।
देयर आर टू स्कैन्स इन इट, यानी यहाँ पर कितने बारे में दो दृश्य दे रखे हैं। वन इज ऑफ जेब्रा क्रॉसिंग एंड द अदर इज ट्रैफिक लाइट, यानी जो पहला है वो जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में है और दूसरा ट्रैफिक लाइट का है। फिर बोला गया है पेडेस्ट्रियंस मस्ट क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, यानी जो पैदल चलते हैं उनको क्या करना चाहिए, पैदल चलने वाले लोगों को जेब्रा क्रॉसिंग का पर सड़क पार करनी चाहिए, या भी नहीं जेब्रा क्रॉसिंग के द्वारा ही सड़क को पार करना चाहिए। द रेड लाइट सिग्नल द ट्रैफिक टू स्टॉप, यानी लाल बत्ती यातायात को रोकने का संकेत देती है। द सेफ्रॉन लाइट सिग्नल टू द ट्रैफिक टू बी रेडी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि लाल बत्ती तो रोकने का करती है, केसरिया बत्ती यातायात को तैयार करने का संकेत देती है। फिर बोला है द ग्रीन लाइट सिग्नल टू ट्रैफिक टू गो, यानी यहाँ पर हरी बत्ती है वो यातायात को जाने देने का संकेत करती है। द स्टॉप लाइन फॉर व्हीकल्स मस्ट नॉट बी क्रॉस्ड दस वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स, यानी वाहनों के स्टॉप करने के को, यानी यहाँ पर बोला गया है कि अगर रेड लाइट है तो आपको रुक जाना चाहिए, अगर यहाँ पे केसरिया बत्ती दे रखी है तो आपको क्या करना चाहिए, वहां पर थोड़ा कि आप रेडी हो जाना चाहिए, और जब भी ग्रीन सिग्नल लगे आपको वहां से निकल जाना चाहिए। यानी यहाँ पर बोला गया है कि वाहनों के लिए स्टॉप लाइन को पार नहीं करना चाहिए, इस प्रकार हमें यातायात संकेतों का पालन करना चाहिए। अगला देर का और में हैज द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट एवर बीन हेल्ड इन योर स्कूल, यानी आपके स्कूल में जिला स्तर का टूर्नामेंट आयोजित हुआ है। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स टेलिंग अबाउट अरेंजमेंट फॉर इट एंड व्हाट हैपेंड ऑन द फर्स्ट डे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट डे एंड द लास्ट डे यू मे बिगिन लाइक दिस। द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट वाज हेल्ड दिस ईयर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो आपका स्कूल है उसके अंदर कभी जिला स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था। तो आपको 80 वर्ड्स में यहाँ पर क्या लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको बताना है कि टूर्नामेंट के पहले दिन और अंतिम दिन क्या हुआ था, साथ ही आपको शुरुआत कैसे करनी है। यहाँ पर बोला द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट वाज हेल्ड दिस ईयर, यानी इसी साल में आपके स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट हुए थे। चलो देख लेते हैं। द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट वाज हेल्ड दिस ईयर इन आवर स्कूल फ्रॉम 14 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर, यानी इसी साल हमारे स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट कब हुए थे, 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आयोजन हुआ था। द बोर्डिंग एंड फूड अरेंजमेंट्स फॉर द टीम्स वर मेड इन द स्कूल, यानी टीम के लिए भोजन और भोजन की व्यवस्था विद्यालय में की गई थी। ऑन द फर्स्ट डे, यानी पहले दिन द कलेक्टर इनॉग्रेटेड द टूर्नामेंट, यानी जो जिला कलेक्टर थे उन्होंने पहले दिन इसका उद्घाटन किया था। देयर वॉज ए फुटबॉल मैच बिटवीन द टीम ऑफ फोर्ट स्कूल एंड द खालसा स्कूल, यानी यहाँ पर बोला गया है कि फोर्ट स्कूल और खालसा स्कूल की टीमों के बीच फुटबॉल मैच हुआ था। डिफरेंट मैचेस वर प्लेड ड्यूरिंग द 5 days, यानी 5 दिनों में अलग अलग टीमों के बीच मैच खेले गए। ऑन द लास्ट डे, यानी अंतिम दिन द फाइनल मैच वॉज प्लेड, यानी अंतिम दिन फाइनल मैच का आयोजन हुआ। द एजुकेशन मिनिस्टर वॉज इन्वाइटेड टू प्रिसाइड ओवर, यानी शिक्षा मंत्री को अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ओवर द इवेंट ही गेव अवे द शील्ड टू द विनर टीम, इट वाज अ ग्रैंड इवेंट, यानी यहाँ पर बोला है कि उन्होंने विजेता टीम को शील्ड प्रदान की और यह एक भव्य कार्यक्रम था, यानी इट वाज ए ग्रैंड इवेंट। तो बच्चों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना था। अब बच्चों जो सेक्शन नंबर सी है ये आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पर आपको 12 नंबर की जो ग्रामर है वो पूछी जाएगी। चलो एक एक करके सभी को देख लेते हैं आपको किस प्रकार से ग्रामर को करना है। चलो पहला सवाल है ग्रामर का, क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। माय हस्बैंड, यानी यहाँ पर बोला गया माय हस्बैंड टी विथ ब्रेकफास्ट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो मेरा हस्बैंड है वो ब्रेकफास्ट यानी ब्रेकफास्ट के साथ चाय भी पसंद करता है। तो बच्चों यहाँ पर माय हस्बैंड क्या है, एक सिंगुलर है, यानी उसकी आदत के बारे में बताया जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी बच्चों, लाइक्स हो जाएगा, यानी जो पहला है उसका आंसर क्या होगा, लाइक्स। आई फिर ब्लैंक अ लेटर फ्रॉम हिम 10 days अगो, यानी बच्चों यहाँ पर कितने दिन पहले मिला मुझे, यानी मुझे जो लेटर मिला वो एक पत्र मिला 10 दिन पहले मिला, यानी पास्ट की बात हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म। गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गेट गॉट गोट, यानी पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, गोट। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, यानी यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब को सेलेक्ट करना है। द टेलीफोन रिंग व्हाइल
फूड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो टेलीफोन था वो बज रहा था, कब बज रहा था, व्हाइल आई वॉज टेकिंग फूड, यानी जब भी दो काम साथ में हो रहे हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, व्हाइल का। यहाँ पर रेंग यानी पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना है, पास्ट सेंटेंस लेना है, तो क्या आएगा यहाँ पे, वॉज टॉकिंग आएगा। अगर प्रेजेंट होता है तो आई एम टॉकिंग आ जाता। अगला है दे म्यूजिक क्लासेस नेक्स्ट वीक। बच्चों नेक्स्ट वीक इसको शो करता है, हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, विल स्टार्ट आ जाएगा। दे विल स्टार्ट म्यूजिक क्लासेस नेक्स्ट वीक, यानी वे अगले सप्ताह से म्यूजिक क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है रेखा, तो यहाँ पर देखो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी हमें इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखा हुआ है, रेखा ऑन फोन डोंट कम टू माई हाउस टुडे इन द इवनिंग गोपाल। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा रेखा आ जाएगा सबसे पहले, तो हमारा क्या हो जाएगा रेखा। उसके बाद किसकी बात हो रही, आस्क्ड, किससे पूछा उसने, तो बच्चों यहाँ पर जो डबल कोड वाला सेंटेंस है वो बाद में भी दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गोपाल ऑन फोन, यानी यहाँ पर जो रेखा है उसने किससे, गोपाल से फोन पे पूछा। तो बच्चों डोंट है यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट है तो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास, टू आ जाएगा, तो टू आ जाएगा कनेक्टर्स, टू नोट टू आ जाएगा। फिर यहाँ पर कम है उसका क्या हो जाएगा बच्चों, गो, फिर क्या आ जाएगा टू। माई किसके लिए आया बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन क्या है, रेखा है, सेकंड पर्सन गोपाल है, तो देखो माई क्या है, एक हमारा जो पजेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो रेखा के लिए आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, रेखा का हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर हाउस। टुडे का क्या हो जाएगा, डेट, डे हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, इन द इवनिंग, क्या हो जाएगा बच्चों, इन द इवनिंग हो जाएगा। अगला है द स्ट्रेंजर सेड टू द लैंडलॉर्ड इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू फीड मी। तो बच्चों यहां पर देखो द स्ट्रेंजर नॉर्मल सेंटेंस है, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, टोल्ड द लैंडलॉर्ड। उसके बाद देखो यहां पर हमारा कनेक्टर्स क्या आएगा बच्चों, डेट आएगा। इधर सेड टू है यानी पास्ट टेंस है, तो हमें इसको भी किस में बदलना है, पास्ट टेंस में बदलना है। तो बच्चों यहां पर डेट आ गया, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू फीड मी, तो बच्चों यहां पर डेट के बाद क्या आ जाएगा हमारा, इट आ गया। अब वोज है, वोज किस में बदलेगा बच्चों, हेड बिन में बदलेगा, किसमें, हेड बिन में, तो इट हैड बिन, क्योंकि इधर हमारे पास सेड टू है तो इसे भी हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। फिर आ जाएगा वेरी काइंड ऑफ, और साथ में बच्चों यहां पर यू है, सेकंड पर्सन है, तो यू किसके लिए आया, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड क्या है बच्चों, एक आदमी है, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ही हिम हिज, इसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ हिम हो जाएगा। टू फीड, और वापस यहां पर मी आया है, तो मी किसके लिए बच्चों, यहां पर फर्स्ट पर्सन स्ट्रेंजर है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा हमारा, हिम हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, द स्ट्रेंजर टोल्ड द लैंडलॉर्ड दैट इट हैड बीन वेरी काइंड ऑफ हिम टू फीड हिम। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ब एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। तो राजू एलवेज है, यानी बच्चों यहाँ पर जो दो सब्जेक्ट है वो किसके द्वारा जुड़े हुए हैं, कनेक्टर्स, यहाँ पर एज वेल एज, यानी जो हमारा सब्जेक्ट आएगा वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार आएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, राजू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, इज मेकिंग ए नॉइज। मोहन एंड सोहन, यानी दो सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं तो प्लूरल केस होगा, तो बच्चों यहाँ पर प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी हमारी, हैव हो जाएगी, यानी मोहन एंड सोहन हैव गॉन टू दिल्ली। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी हमें इसको किस में बदलना है बच्चों, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो जब भी बच्चों हुम हो, WH से स्टार्ट हो, तो हु का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। और यहाँ पर डू डज है, तो बच्चों ये किस में बदल जाता है हमारा, इज एम आर में बदल जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों, इज आएगा। हु इज थिंक का थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों, यहाँ पर थॉट होगी, हु इज थॉट फिट फॉर इट, और बाद में क्या लगा देंगे, बाई, और किसको जोड़ देंगे बच्चों, सी का क्या हो जाएगा, बाई हर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर बोला गया है कि द टीचर गेव हिम ए प्राइज। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो मेन वर्ब क्या है, गेव है, तो इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो ही की क्या हो जाएगा बच्चों, हिम का क्या हो जाएगा हमारे पास, ही हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो वो किस में बदल जाएगी बच्चों, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ही के साथ, ही वॉज। गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों, यहाँ पर गिवन, क्या दिया उसने, ए प्राइज, और बाई द टीचर, यानी जो हमारा सब्जेक्ट उसको हम बाई के द्वारा लिख देंगे, बाई द टीचर हो जाएगा। अगला है
फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी यहाँ पर बोला है आई एम ए टीचर, यानी यहाँ पर बच्चों वर्ड से बनाना है, यानी मैं क्या हूँ। तो हम क्या पूछेंगे बच्चों, आई एम ए डॉक्टर हूं, तो सामने वाला क्या बोलेगा, आप क्या हो, तो व्हाट आर यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर किस में आ गया, ए डॉक्टर, यानी आप क्या हो, तो आई एम ए डॉक्टर, तो आंसर किस में मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या में मिल रहा है, तो ए डॉक्टर को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, व्हाट आर यू, यानी सामने वाले के लिए जो फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या बन जाता है, सेकंड पर्सन। 8 क्वेश्चंस टेक टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो बच्चों यहाँ पर हमें प्लीज हेल्प मी, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, प्लीज से, तो जब भी अगर ऐसा वर्ड कोई स्टार्ट हो तो हमें हमेशा याद रखना, या तो विल यू लगाना है या हमें वॉन्ट यू लगाना है, या तो विल यू लिखो चाहे वॉन्ट यू, दोनों क्या है बच्चों, बिल्कुल राइट है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 से लगाकर 10 तक है उनके आंसर आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर बच्चों सेक्शंस डी टेक्स्ट बुक, यानी जो हमारा बुक है उसमें से एक क्या लिया गया है बच्चों, हमारा एक पैराग्राफ लिया गया है, यानी हमारा पास ये जो सेंटेंस दे रखा है ये हमारा क्या है बच्चों, एक सीन पैसेज है। चलो इसको भी हम पढ़ लेते हैं और इसका आंसर करने का प्रयास करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। यहां पर बोला गया है कि वह घर की मालकिन को गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता है और फिर उसकी टोकरी खड़ी बांस पर रख देता है। वी काइंड्स वुड बी फर्स्ट पुश्ड असाइड विथ ए माइल्ड रिब्यूक एंड द लव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, यानी फिर बोला गया है इसके बाद कि हम बच्चों को हल्की सी डांट फटकार के साथ किनारे पर रख दिया जाता और रोटियां नौकर को दे दी जाती है। बट वी वुड नॉट गिव अप, यानी यहां पर बोला गया है कि लेकिन हम हार नहीं मानते। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, यानी यहां पर बोला गया है कि हम किसी बेंच या मुंडेर पर चढ़कर किसी तरह टोकरी में झांकते हैं। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लव्स, यानी मुझे आज भी उन रोटियों की खास खुशबू याद है। लव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, यानी बड़ी के लिए रोटियां और बच्चों के लिए चूड़ियां। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, यानी फिर हम अपने दांत साफ करने या मुंह धोने की भी परवाह नहीं करते। एंड वाई शुड वी who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, and why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. Hot tea could wash and clean up everything so nicely after all, यानी यहाँ पर बोला गया है कि और क्या करें, टूथब्रश के लिए आम के पत्ते तोड़ने की जहमत कौन उठाएगा और उसकी जरूरत ही क्या थी। बा कभी अपने दांत साफ नहीं करता, गरम चाय सब कुछ इतनी अच्छी तरीके से धो और साफ कर सकती है आखिर। अब बच्चों हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है। हु वुड बी फर्स्ट असाइड विद द माइल्ड रिब्यूक, यानी हमें हल्की फटकार से किसे किनारे पर किया जाएगा। तो बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आंसर होगा किड्स, यानी बच्चों की बात हो रही है। हाउ डिड द बेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, यानी बेकर ने घर की महिला का अभिवादन कैसे किया। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाय सेइंग गुड मॉर्निंग के साथ। वॉट क्लींस अप टीथ नाइसली, यानी कौन है जो हमारे दांतों को अच्छे से साफ कर देता है। तो यहां पर बोला गया बच्चों हॉट टी, यानी लास्ट लाइन थी हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, यानी अच्छी तरीके से साफ कर देता है। अगला है whom were the loaves delivered, यानी रोटियां किसे दी गई है। तो the loaves were delivered to the servant, यानी नौकर को दी गई है। what did they do to peep into the basket, तो they would climb a bench or the parapet to peep into the basket, यानी यहाँ पर बोला गया है कि टोकरी में झांकने के लिए उसने क्या किया था। तो बच्चों अगर हम बात करें तो उसने टोकरी में झांकने के लिए उसने क्या दिया, अंदर झांकने के लिए किसी बेंच या मुंडेर पर चढ़ जाता था। अगला है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एडमोनिश, यानी इसका अर्थ बताना है कि इसका अर्थ
क्या होगा, अडमोनिस का अर्थ हमें क्या करना बच्चों, इसका जो समानार्थी शब्द है वो बताना है। तो बच्चों इसका मतलब होता है डांटना, तो इसका रिबूक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिबूक, और अडमोनिस दोनों का मतलब होता है बच्चों डांटना। अगला हमें और के अंदर एक और दे रखा है जिसको भी हम पढ़ लेते हैं। द ट्रेन क्लेटर्ड इनटू मेरियनी जंक्शन, The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform। यानी ट्रेन मरियानी जंक्शन पर पहुंची, लड़कों ने अपना सामान समेटा और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, यानी प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवार्ड्स डेकियाबारी द टी गार्डन मैनेज्ड बाई प्रांजल्स फादर, यानी जल्द ही वे ढेकियाबारी की ओर बढ़ रहे हैं जो चाय बागान है जिसका प्रबंधन प्रांजल के पिता ने किया है। एन आवर लेटर द कार व्हील्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, दे क्रॉस्ड ए केटल ब्रिज एंड एंटर्ड डेकेबरी टू स्टेट, यानी 1 घंटे बाद कार मुख्य सड़क से अचानक मुड़ गई और मवेशी पुल पार करके ढेकियाबारी चाय बागान में दाखिल हुए। ऑन बोथ द साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर acre upon acre of the tea buses, all the neatly punished to the same height, groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि बजरी वाली सड़क के दोनों ओर एकड़ी में फैले चाय की झाड़ियां थी, सभी को एक ही ऊंचाई पर बड़े करनी से काट दिया गया था। चाय तोड़ने वालों के समूह अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां लिए प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए नई नई उगी हुई पत्तियों को तोड़ रहे थे। अगला है बच्चों यहाँ पर बोला गया है, अगर हम बात करें इसके बाद में और दे रखा है हमें कि प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ द टी लीव्स टू पास, यानी प्रांजल के पिता ने पत्तियों को खींचकर एक ट्रक को गुजरने अपनी गति धीमी कर देने के लिए कहा। दिस इज द सेकेंड प्लस ऑफ sprouting period, is it Mr. Bruno Rajveer asked, it lasts from May to July and yields to best tea, you seem to be have done your homework before coming, Pranjal's father said to the surprise, यानी लगता है कि तुमने आने से पहले अपना होमवर्क कर लिया है, प्रांजल के पिता ने आश्चर्य से कहा। चलो अब इसके जितने भी सवाल हैं उनको हम देख लेते हैं। What was देयर ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेव्ड रोड, यानी यहाँ पर बजरी वाली सड़क के दोनों ओर क्या थे बच्चों, तो वहां पर थे टी बसेस, यानी चाय की झाड़ियां थी। द ट्रेन केटर्ड इनटू, यानी यहाँ पर बोला गया रेलगाड़ियां टकराई, कहां पर टकराई थी बच्चों, मेरियानी जंक्शंस, यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि जो मरियानी जंक्शन था वहां पर टकराई थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रांजल्स फादर, यानी प्रांजल थे उसके पिता का क्या नाम था, तो बच्चों उसका था मिस्टर बरुआ, क्या था, मिस्टर बरुआ था। अगला है हु वॉज वेटिंग फॉर प्रांजल्स, यानी प्रांजल का इंतजार कौन कर रहा था, तो बच्चों वहां पर प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर द प्रांजल्स, यानी जो प्रांजल थे उसके पिता उसका वेट कर रहे थे। व्हाट वाज द वर्क ऑफ प्रांजल्स फादर, यानी जो प्रांजल के पिता है उनका क्या काम है, तो प्रांजल्स फादर मैनेज्ड यहाँ पर डेकियारी टी स्टेट, यानी यहाँ पर डेकियारी चाय के बागान का प्रबंधन करते हैं। अगला है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, ट्रिम्ड, यानी यहाँ पर बोला गया है कि छटा हुआ, ट्रिम्ड यानी क्या होता है बच्चों, छटा हुआ, तो इसका हमें क्या बताना है बच्चों, सिमिलर वर्ड बताना है, टर्न्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मतलब PRUNED, यानी काट छाट किया हुआ, यानी बिखरा हुआ, छटा हुआ। अगला है बच्चों आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20-30 वर्ड्स, यानी कुछ क्वेश्चंस दे रखे जिनका आंसर हमें 20 से 30 शब्दों में देना है। तो बच्चों पहला है क्वेश्चन जिसके अंदर हमें बोला गया है वाई डज मंडेला कॉल द इनॉग्रेशन सेरेमनी एट रेनबो गैदरिंग, यहाँ पर बोला गया मंडेला ने उद्घाटन समारोह को इंद्रधनुषी सभा क्यों कहा है, तो मंडेला कॉल्स द इनॉग्रेशन सेरेमनी ए रेनबो गैदरिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द स्टेट्समैन ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी मंडेला ने उद्घाटन समारोह को इंद्रधनुषी सभा कहा क्योंकि इसमें दुनिया के विभिन्न रंगों और देश के राजनेता उपस्थित थे। वेयर वॉज द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर्स रिकॉर्डेड, यानी जो बेकरी मालिक है उसके पास मंथली खाते में कितना पैसा दर्ज हुआ था, तो द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन
सम वॉल इन द पेंसिल, यानी बेकर आमतौर पर महीने के अंत में अपना बिल जमा करता था। बेकर के मासिक खाते किसी दीवार पर पेंसिल से लिखे हुए होते थे। हाउ इज द रिवर कावेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग बींग्स, यानी कावेरी नदी जीवों के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो महासीर फिश अबाउंड इन कावेरी वाटर, किंगफिशर्स डाई फॉर द कैच, स्क्वेल्स एंड लंगर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फूड फॉर एंजॉयमेंट, एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ, यानी कावेरी नदी के जल में महासीर मछलियां बहुतिया में पाई जाती है, किंगफिशर मछलियां पकड़ने के लिए गोता लगाती है, गिलहरियां और लंगूर आनंद के लिए आधे खाए हुए फल गिराते हैं, हाथियों को नहाना अच्छा लगता है। अगला है वाई वॉज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर, यानी यहां पर बोला गया है कि उदबिलाव का नाम मैक्सवेल का उदबिलाव क्यों रखा गया है। द ओटर वॉज नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर बिकॉज इट वॉज ऑफ द रेस previously unknown to science since it belonged to Maxwell. It was christened by zoologist Luttrell Persipsileta Maxwelli and Maxwell's otter, यानी यहाँ पर बोला गया उदबिलाव का नाम मैक्सवेल उदबिलाव क्यों रखा गया, क्योंकि एक ऐसी प्रजाति का है जिसके बारे में विज्ञान को पता नहीं था। चूंकि ये मैक्सवेल का था इसलिए प्राणी स्त्रियों ने इसका नाम लुट्रोगेल पिसिलाटा मैक्सवेली तथा मैक्सवेल का उदबिलाव रखा था। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर आंसर द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी दोनों में से कोई एक सवाल आपको यहां पर करना था। चलो दोनों को हम देख लेते हैं एक एक सवाल। सबसे पहले बोला है बच्चों यहां पर हाउ वॉज द व्यू ऑफ द टी बसेस, यानी ये चाय की झाड़ियों का दृश्य कैसा था। द व्यू ऑफ द टी बसेस वॉज डिस्क्राइब्ड बाई राजवीर, ही told that the view of the tea buses was magnificent against the backdrop of densely wooded hills. A sea of tea buses stretched as far as the eye could see. Dwarfing the teeny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of the buses brusquely moved doll-like figures. They all were looking green. The way to tea buses were thought the green paddy fields. There was an ugly smoked building, यानी यहाँ पर बोला गया है कि राजवीर ने चाय की झाड़ियों का दृश्य वर्णित किया है। उन्होंने बताया कि चाय की झाड़ियों का दृश्य कैसा था, शानदार था। घने जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियां, समुद्र जहां तक नजर आती थी वहां तक सब कुछ फैला हुआ था। चाय के पौधे को बोना बताते हुए ऊंचे मजबूत यादगार पेड़ थे, उनके बीच में हरे धान की खेती थी और बहुत सारी क्या थी वहां पर घूम रहे थे। इस छोटी छोटी इमारतें भी क्या थी वहां पर लहरा रही थी। अगला है व्हाट डिड वेली सी फ्रॉम द विंडो ऑफ द बस, राइट इन योर ओन वर्ड्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि वली ने बस की खिड़की से क्या देखा, अपने शब्दों में बताइए। तो बच्चों यहाँ पर वली स्टूड अप ऑन हर सीट एंड लिफ्टेड सर्टेन टू टुक आउट ऑफ द विंडो, सी सो द नेचुरल कैनरी आउटसाइड, सी वॉज दैट the bus was traveling along a canal, water was flowing in the canal, the road was very narrow, on one side there was the canal and on the other side there were plain trees, grasslands, distant mountains and the wide blue sky. Sea also saw a deep ditch on the other side of the road, there were acres and acres of the green fields, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उसने क्या क्या देखा था बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे क्या थे, उसने बाहर प्राकृतिक दृश्य देखे। उसने देखा कि बस नहर के किनारे चल रही है, नहर में पानी बह रहा है, सड़क बहुत सकड़ी थी, एक तरफ नहर थी और दूसरी तरफ ताड़ के पेड़, घास के मैदान और दूर पहाड़ और विस्तृत नीली आकाश था। उसने सड़क के दूसरी तरफ कहीं गहरी खाई भी देखी, वह एकड़ों में फैले हुए खेत थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी आपको कोई भी एक आंसर यहां पर करना है। चलो देख लेते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द लोमोव आर द डिफेक्ट्स इन स्क्वेजर्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि लोमोव के अनुसार स्क्वीजर में क्या दोष है। अकॉर्डिंग टू द लोमोव, स्क्वीजर्स इज ए ओवरशॉट, ए बैड हंटर, इट्स लोअर जो इज शॉर्टर देन द अपर जो, इट्स रनिंग इट्स स्लोअर देन गेस। वन डे व्हेन अदर डॉग्स वर रनिंग आफ्टर ए फॉक्स, स्क्वीजर्स वॉर्ड एंड स्टार्टेड वरिंग ए शिप, यानी लोमोव के अनुसार स्क्वीजर एक बुरा शिकारी है। इसका निचला जबड़ा ऊपरी जबड़े से छोटा है, इसकी दौड़ गेस से धीमी है,
एक दिन जब दूसरे कुत्ते इस लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे तो स्क्वीजर गया और एक भेड़ को परेशान करना शुरू कर दिया। डिस्कस अबाउट द एप्टनेस ऑफ द टाइटल द प्रोपोजल, यानी यहाँ पर बोला गया है कि प्रस्ताव शीर्षक की उपयोगिता के बारे में बताइए। तो टाइटल इज एप्ट एंड सजेस्टिव, द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड the title, the actions in the play moves around the title, the dialogues of the characters involve the spirit of the proposal, the scenic effects of the dresses of the character and the drawing room आर appropriate। यानी यहाँ पर शीर्षक उपयुक्त और विचारोत्तेजक है। पूरी कहानी शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती है। नाटक में होने वाली गतिविधियां शीर्षक के इर्द गिर्द घूमती है। पात्रों के संवाद प्रस्ताव की भावनाओं को दर्शाते हैं। पात्रों के परिधानों और ड्राइंग रूम के दृश्यात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर अगला है हमारा, रीड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर बच्चों हमें आंसर देना, बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ टू हैड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इट इज ऑल्सो ग्रेट, राइट राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। यानी यहाँ पर बोला गया है कि लेकिन अगर इसे 2 बार नष्ट होना पड़ा, मुझे लगता है कि नफरत के बारे में इतना जानता हूं कि विनाश के लिए बर्फ कह सकूं भी बढ़िया है। राइट राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स, यानी यहाँ पर बोला गया है तुकांत योजना और तुकांत शब्द के बारे में लिखे। तो बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, राइम स्कीम इज अबैब एंड राइमिंग वर्ड्स इज ट्वाइस आइस एट ग्रेट। यानी यहाँ पर बोला है कि तुक योजना, अबब एंड तुक शब्द, ट्वाइस एट ग्रेट। अगला है व्हाट थिंग इज ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शंस। यानी यहाँ पर बोला गया है कि मतलब कौन सी चीज है जो विनाश के लिए भी महान है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, आइस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन एज वेल एज इज रिप्रेजेंट्स हैट, हैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ वाइसेस अमंग मैनकाइंड। यानी बर्फ विनाश के लिए भी बहुत बढ़िया है क्योंकि यह नफरत का प्रतिनिधित्व करती है। नफरत ही मानव जाति के बीच सभी प्रकार के दोषों का मूल कारण है। बच्चों एक अथवा के अंदर और प्रश्न दे रखा है जिसका भी हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके बताना है। नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड ramparts at your air, love you for yourself alone and not your yellow hair। यानी कोई भी युवा जो आपकी कार के सामने बनी उन विशाल मधुर रंगीन प्रचुरों से निराश हो जाएगा। आपसे केवल आपके लिए ही प्रेम नहीं करेगा, आपके पीले बालों के लिए भी नहीं। What does the poet tell ग्रेगरी। यानी यहाँ पर कवि ग्रेगरी से क्या कहता है, द पोएट टेल्स ग्रेगरी दैट सी will be loved not only for her internal beauty but also for the outer appearance as she has got very attractive golden color hair। यानी कवि ग्रेगरी कहता है कि उसे न केवल उसकी आंतरिक सुंदरता के लिए बल्कि उसकी बाहरी रूप के लिए भी प्यार करना चाहेगा क्योंकि उसके बाल बहुत आकर्षक और सुनहरे रंग के हैं। व्हाट इज द पोजेशन ऑफ दैट लेडी। यानी उस महिला के पास क्या है। तो बच्चों द लेडी हैज ए वैल्यूएबल पोजेशन, सी हैज गोल्डन कलर हेयर दैट मेक्स हर ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव एंड लवेबल। यानी यहाँ पर बोला गया है कि महिला के पास एक बहुमूल्य संपत्ति है, उसके बाल सुनहरे रंग के हैं जो उसे सुंदर, आकर्षक और बहुत प्यारा बनाते हैं। आंसर द एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 वर्ड्स। यानी आपको यहाँ में 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, किसी 2 के आंसर आपको करने हैं। चलो एक एक करके दोनों के आंसर देख लेते हैं। What is the main theme of the poem Dust of Snow। यानी धूल की बर्फ कविता का मुख्य विषय क्या है। तो there are some simple actions that leave a great impact on human mind। The falling of dust of snow changes the poet's mood। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कुछ साधारण क्रियाएं ऐसी होती है जो मानव मन पर गहरा प्रभाव डालती है। बर्फ की धूल गिरने से कवि का मूड बदल जाता है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया फॉर द पोएम द ट्रीज। यानी यहाँ पर पेड़ कविता का केंद्रीय विचार क्या है। The poem tells us about the conflict between man and the nature। Man has brought trees to decorate their houses। Trees are not allowed to propagate in their natural habitats। यानी यहाँ पर बोला गया है कि कविता हमें मनुष्य और प्रकृति के बीच संघर्ष के बारे में बताती है। मनुष्य अपने घरों को सजाने के लिए पेड़ लेकर आया है, पेड़ों को उनकी प्राकृतिक आवास में फैलने की अनुमति नहीं है। हाउ वॉज द फाइट बिटवीन द ड्रैगन एंड द पिरेट। यानी यहाँ पर बोला गया है कि ड्रैगन और समुद्र डाकू के बीच लड़ाई कैसे हुई थी। द पिरेट हैड पिस्टल्स इन बोथ हैंड्स एंड
cutlass in his teeth. The dragon jumped upon him like an engine. He hit him with his tail and gobbed him up. यानी यहाँ पर बोला है कि समुद्री डाकू के दोनों हाथों में पिस्तौल और दांतों में कटल्स था। ड्रैगन इंजन की तरह उस पर झपटा, उसने अपनी पूंछ से उसे मारा और उसे निगल गया। क्वेश्चन नंबर 17 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें यहाँ पर बच्चों 2 क्वेश्चन दे रखा है, हमें किसी एक का आंसर यहाँ पर करना है। चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है हॉरेंस डेम्बी वॉज ए मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फेल्टर्ड, वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई। यहाँ पर बोला गया है कि जो हॉरेस डेनबी है एक सावधानी पूर्वक योजना बनाने वाले व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी वे चूक गए, उनसे क्या गलती हुई थी, इसके बारे में हमें बच्चों यहाँ पर बताना है। चलो पढ़ लेते हैं। हॉरेंस प्लान्ड रोबरी एट सोटोवर ग्रेंज मेटिकुलसली, ही स्टडीड अबाउट एवरीथिंग इन द हाउस फॉर 2 weeks. He even then faltered. He took the lady thief for the landlady of the house. He went wrong because he had not seen the members of the house personally. He thought that he might avoid the trouble that the lady could create if he treated her the right way. He failed to threaten her. यानी यहाँ पर बोला गया है कि हॉरेस शॉर्ट ओवर ग्रेस के डकैती की योजना सावधानी पूर्वक बनाई थी। उसने 2 सप्ताहों तक घर की हर चीज का अध्ययन किया, फिर भी वह लड़खड़ा गया। उसने जमीन के लिए महिला चोर को पकड़कर घर की मालकिन वह गलत हो गया, क्योंकि उसने घर के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। उसने सोचा कि अगर वह महिला के साथ सही तरीके से पेश आया तो उस परेशानी से बच सकता है जो वह महिला पैदा कर सकती। वह उसे धमकाने में विफल रहा। वॉट वॉज रिचर्ड्स ए वेटेड ए ओपिनियन अबाउट रिचर्ड्स ए ब्राइट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो रिचर्ड्स ए वेहरर है कि रिचर्ड ए ब्राइट के बारे में क्या राय थी। अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड ए वेहरर, रिचर्ड ए ब्राइट वॉज ए पर्सन हु डिबेटेड रिचर्ड्स फॉर द 3 and 4 hours at night. He also did his research with butterflies and his other interests. Richards was competitive but not in a bad sense. He was not interested in winning for winning sake or swimming to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could for the right reasons. He wanted to be the बेस्ट। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि रिचर्ड ए वेहरर के अनुसार रिचर्ड ब्राइट एक ऐसा व्यक्ति था जो रात में 2 या 3 घंटे शोध कर बहस करता था। वह तितलियों और अपनी अन्य रुचियों के साथ भी अपना शोध करता था। रिचर्ड प्रतिस्पर्धा था, लेकिन बुरे अर्थों में नहीं। वह जीतने के लिए जीतना या पुरस्कार पाने के लिए जीतने में दिलचस्पी नहीं रखता था, बल्कि वह इसलिए जीत रहा था क्योंकि वह अपना सर्वश्रेष्ठ काम करना चाहता था। सही कारणों से वह सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू बी द बेस्ट। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 वर्ड्स, यानी हमें 3 में से किसी 2 का आंसर करना है। तो बच्चों अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर अगर हम एक की बात करें तो व्हाट वाज अनिल्स वे ऑफ अर्निंग मनी, यानी जो अनिल है पैसा कमाने का क्या तरीका था। तो अनिल अर्न मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो 1 week एंड लेंड द नेक्स्ट वीक। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज चेक्स, यानी अनिल के धीरे धीरे पैसे कमाए। वह एक सप्ताह उधार लेता और अगले सप्ताह उधार देता। वह अपने चेक के बारे में चिंतित रहता था। वॉट हैपेंड टू ग्रिफिन इन लंदन स्टोर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी यहाँ पर बोला गया लंदन स्टोर में ग्रिफिन के साथ क्या हुआ। ग्रिफिन स्लेप्ट इन लंदन स्टोर एंड wake up late. He started to run in panic on seeing the store assistants. In order to escape unseen, he had to come out without clothes in the chill January air. यानी यहाँ पर बोला गया है कि ग्रिफिन लंदन स्टोर में सो गया और देर से उठा। स्टोर के सहायकों को देखकर वह घबराकर भागने लगा। बिना देखे भागने के लिए उसे जनवरी की ठंडी हवा में बिना कपड़ों के बाहर आना पड़ा। Why did Matilda seem to be sad as the day of ball approached? यानी यहाँ पर बोला गया है कि बॉल का दिन नजदीक आते ही मटिल्डा उदास क्यों लग रही थी। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा मटिल्डा was sad as she did not have a jewel with which she could adorn herself. She would look poor in the party. यानी मटिल्डा बहुत दुखी थी क्योंकि उसके पास कोई गहना नहीं था जिसे वह खुद को सजा सके, वह पार्टी में गरीब दिखेगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों आज का जो अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों। चूज द करेक्ट आंसर्स। हैरियट वांटेड टू टेक
ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस, यानी यहाँ पर बोला गया है कि हैरियट ट्रिकी को घर से बाहर ले जाना चाहता था। क्यों ले जाना चाहता था बच्चों? तो सेव ट्रिकीज लाइफ, यानी वो ट्रिकी की जीवन बचाना चाहता था, इसलिए उसको वो बाहर ले जाना चाहता था। वेयर डिड द हाउस कीपर कीप द की, यानी जो मकान मालिक यानी गृह स्वामी है उसने चाबी कहाँ रखी थी? तो बच्चों इसका जो आंसर होगा यानी किचन डोर्स हुक, यानी जो घर का रसोई का दरवाजा है उसके हुक के वहां पर रखी थी। हाउ मेनी चिल्ड्रन वर देयर इन द फैमिली ऑफ अब्राइट, यानी जो अब्राइट के परिवार में कितने बच्चे थे? तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज द ओनली चाइल्ड, यानी वो अकेला बच्चा था। हु केम टू मेरी भोली, यानी यहाँ पर बोला गया भोली से शादी करने कौन आया था? तो बच्चों वो था बिशंबर नाथ आया था। कौन आया था? बिशंबर नाथ आया था। बच्चों ये आज हमारा जो कक्षा 10 का इंग्लिश का हमारा मॉडल पेपर जो 5 है उसको हमने बड़ी आसानी से हल किया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इससे पहले हमने इसकी 4 वीडियो अपलोड कर दी है। थैंक यू सो मच।